नंदनवन नाम का एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में कई तोते अपने अपने परिवारों के साथ खुशी से रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठी सी बहती हवा, साफ नदियां और आपसी प्रेम सब मिलकर इस जंगल को स्वर्ग जैसा बना देते थे। इसी जंगल में मिंटू तोते का परिवार भी रहता था। मिंटू का एक छोटा सा बेटा था, नीलकंठ। नीलकंठ अभी बहुत छोटा था। वह इस नई दुनिया को धीरे धीरे समझ रहा था और माता पिता की छाया में खुद को सुरक्षित महसूस करता था। नंदनवन में सभी तोते सुख और शांति से जीवन बिता रहे थे। जंगल के किनारे एक समृद्ध राज्य बसा हुआ था। इस राज्य के राजा थे प्रताप सिंह। वे प्रजावत्सल और ईमानदार राजा थे। राज्य की हर जिम्मेदारी वे स्वयं संभालते थे। उनकी प्रजा सुखी थी और उन्हें बहुत सम्मान देती थी। राजा का एक छोटा पुत्र था, कुशल। कुशल बहुत जिद्दी और शरारती था। एक बार अगर वह किसी बात पर अड़ जाता तो किसी की भी नहीं सुनता। इसी कारण उसकी ज्यादातर जिदें पूरी कर दी जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि राजा प्रताप सिंह को राजकार्य के लिए दूसरे देश जाना पड़ा। राजा के जाते ही कुशल ने एक नई जिद पकड़ ली। मुझे बोलने वाला तोता चाहिए। मुझे तोता लाकर दो। रानी ने कुशल को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, पक्षियों को खुला आकाश चाहिए। वे हमारे साथ बंद होकर नहीं रह सकते। लेकिन कुशल ने किसी की बात नहीं मानी। आखिरकार रानी ने सैनिकों को जंगल से तोता लाने का आदेश दे दिया। सैनिक नंदनवन में खोज करने लगे। तोते दिखाई तो देते थे, लेकिन पकड़ में नहीं आते थे। जैसे ही सैनिक पास जाते, तोते उड़ जाते। थक-हार कर सैनिक नदी के किनारे पहुंचे। उसी समय नीलकंठ, जो इन सब बातों से अनजान था, पानी पीने नीचे उतरा। नन्हा होने के कारण वह सावधान नहीं रह पाया। सैनिकों ने उसे देखा और तुरंत पकड़ लिया। नीलकंठ कुछ भी नहीं कर सका। जब सैनिक नीलकंठ को पकड़कर ले गए, तो यह बात उसके परिवार तक पहुंच गई। मिंटू तोता और उसकी साथी बेहद दुखी हो गए। वे जानते थे कि इंसानों के सामने उनका कोई बस नहीं चलता। बाकी तोतों ने उन्हें सांत्वना दी, लेकिन दुख कम नहीं हुआ। इधर राजमहल में कुशल नीलकंठ को देखकर बहुत खुश हुआ। दिन रात वह उसी के साथ बैठा रहता, उसे खिलाता, पानी में नहलाता और उसकी पंखों पर हाथ फेरता। यह सब 2-3 दिन तक चला। लेकिन कुशल भी तो एक बच्चा ही था। कुछ ही दिनों में वह तोते से ऊब गया। वह दूसरी खेलों में लग गया और नीलकंठ को भूल गया। नीलकंठ पहले से ही उदास था। अब उसे समय पर पानी और खाना भी नहीं मिलने लगा। महल में पहुंचने के बाद नीलकंठ को एक सोने के पिंजरे में रखा गया था। पिंजरा बहुत सुंदर था, लेकिन वह पिंजरा ही था, आकाश नहीं। नीलकंठ बहुत दुखी हो गया। जंगल की खुली हवा, माता पिता का साथ, अपने परिवार की चहचहाहट, सब पीछे छूट गया। धीरे धीरे वह इतना दुखी हो गया कि उसने बोलना ही बंद कर दिया। महल में सबको लगा कि यह तोता स्वभाव से ही शांत है, लेकिन सच्चाई यह थी कि नीलकंठ का मन टूट चुका था। इसी दौरान नंदनवन के राज्य में एक विशेष अतिथि आए। पड़ोसी राज्य सौम्यपुर के राजा और रानी अपनी छोटी सी बेटी रत्नावली के साथ कुछ दिनों के लिए आए थे। राजा रानी राजकार्य और राज्य भ्रमण में व्यस्त रहते, इसलिए रत्नावली को महल में खेलने के लिए राजकुमार कुशल के पास भेज दिया जाता। लेकिन कुशल पहले की तरह ही जिद्दी और शरारती था। रत्नावली को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। वह शांत स्वभाव की, धीरे बोलने वाली और सब कुछ ध्यान से देखने वाली बच्ची थी।
वह कुशल के साथ खेलती नहीं थी, बल्कि अकेले ही महल में घूमती रहती थी। एक दिन घूमते घूमते वह महल के एक शांत कोने में पहुंची। वहां एक सोने के पिंजरे में एक छोटा सा तोता बैठा था। वह नीलकंठ था। रत्नावली को नीलकंठ बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखों में एक गहराई थी। वह बोलता नहीं था, लेकिन जैसे बहुत कुछ कह रहा हो। रत्नावली नीलकंठ के पास बैठ गई। उसने अपने हाथ से उसे पानी पिलाया और धीमे स्वर में उससे बातें करने लगी। आज मैंने महल का बगीचा देखा। आज मुझे अपने राज्य की याद आई। तू यहाँ बहुत अकेला लगता है। नीलकंठ कुछ नहीं बोला, लेकिन ध्यान से सब सुनता रहा। यह रोज होने लगा। रत्नावली हर दिन नीलकंठ के पास आती और दिन भर की सारी बातें उसे बताती। कभी हंसती, कभी उदास होती, कभी चुपचाप बैठी रहती। नीलकंठ को पहली बार फिर से जीने का एहसास हुआ। उसे लगा कि कोई है जो उसे पिंजरे की चीज नहीं, बल्कि मित्र समझता है। धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। वह अभी भी ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी कम और शांति ज्यादा दिखने लगी। रत्नावली के साथ बैठकर उसे पहली बार खुशी महसूस हुई। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। पहले नीलकंठ सिर्फ सुनता था, फिर धीरे धीरे वह भी बोलने लगा। पहले एक आध शब्द, फिर एक वाक्य, और फिर अपने मन की बात। रत्नावली को यह बहुत अच्छा लगता था। वह खुश होती कि छोटा सा तोता फिर से बोलने लगा है। इस मित्रता ने दोनों के दिन सुंदर बना दिए। रत्नावली अब महल में इधर-उधर नहीं घूमती थी। उसका ज्यादातर समय नीलकंठ के साथ ही बीतता था। और नीलकंठ, जो पहले पूरा दिन उदास बैठा रहता था, अब रत्नावली के आने का इंतजार करता था। लेकिन खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती। कुछ ही दिनों में सौम्यपुर के राजा रानी अपने राज्य लौटने की तैयारी करने लगे। महल में विदाई की बातें होने लगी। जब नीलकंठ को पता चला कि रत्नावली अब जा रही है, तो उसका मन फिर से भारी हो गया। उसे लगा, अब मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गया। रत्नावली भी अंदर से टूट गई थी। उसे लगा कि नीलकंठ के बिना वह नहीं रह पाएगी। जिस तोते के साथ वह रोज अपने दिल की बातें करती थी, उसे छोड़ना उसके लिए असहनीय था। विदाई से एक दिन पहले रत्नावली नीलकंठ के पास आई। दोनों बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। तभी नीलकंठ ने धीमे स्वर में कहा, रत्नावली, मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रत्नावली की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत अपने पिता के पास गई और नीलकंठ को साथ ले जाने की विनती की। उसने कहा, पिता, यह तोता यहाँ बहुत दुखी है। यह मुझसे बहुत जुड़ गया है। राजा ने अपनी बेटी की आंखों में सच्ची भावना देखी। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अनुमति दे दी। विदाई का दिन आ गया। रत्नावली नीलकंठ को सावधानी से लेकर महल से बाहर निकली। नीलकंठ पहली बार महल के पिंजरे से बाहर आया। जब रथ सौम्यपुर की ओर बढ़ा, तो नीलकंठ ने आकाश की ओर देखा। उसे पता था वह जंगल की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन कम से कम अब वह अकेला नहीं है। और इस तरह रत्नावली नीलकंठ को साथ लेकर अपने राज्य सौम्यपुर पहुंच गई।
रानी और नीलकंठ की दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी या फिर समय के साथ बदल जाएगी? यह हम दूसरे भाग में जानेंगे। दूसरे भाग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी ही नई नई कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें।